Welcome once again, dear students. Today, in this lecture, we are going to start Process Costing 1, which is module number, or you can also say unit number 1 of your syllabus under subject CE 506A, which is Financial Cost and Management Account. So first we will see the learning outcomes. Learning outcome means आप जो ये लेक्चर पूरा स्टडी करोगे उसके बाद आपको ये 7 चीज़ों के बारे में ज़्यादातर पता चल जाएगा. You all will know about the following topics under detail too. So now I am starting. First of all, we will study what is process costing. प्रक्रिया पड़तर पद्धतिनी व्याख्या जानीशुं. उसके बाद हम देखेंगे डिकोडिंग द प्रोसेस, यानी प्रोसेस कॉस्टिंग समझने से पहले प्रोसेस को जानना बहुत ही ज़रूरी है. यहाँ पे अभी से मैं जो भी प्रोसेस बोलूँगा तो वो कौन सी प्रोसेस कहलाई जाएगी? प्रोडक्शन की, उत्पादननी ज प्रक्रियानी આપણે ચર્ચા કરીશું. तो वो प्रोसेस क्या होता है वो हम समझेंगे. उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग. જોબ પડતર પદ્ધતિ અને પ્રક્રિયા પડતર પદ્ધતિ વચ્ચેનો તફાવત શું હોય છે તેની પણ આપણે વિગતવાર ચર્ચા કરીશું. उसके बाद है फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग. फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग यानी जैसे हमने हमारी बात आगे भी हुई है कि डेफिनेशन के ऊपर से कैरेक्टरिस्टिक्स आप डिराइव कर सकते हो और कैरेक्टरिस्टिक्स में से आप क्या डिराइव कर सकते हो, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. तो यहाँ पे हम सीखेंगे फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग. प्रक्रिया પડતર પદ્ધતિની અમુક જે લાક્ષણિકતાઓ છે મુખ્ય તેની આપણે વિગતવાર ચર્ચા કરીશું. उसके बाद है प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट. सब बीकॉम के ज़्यादातर स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है अकाउंटिंग. तो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम कॉस्ट के अकाउंट्स कैसे तैयार करेंगे वो भी हम सीखेंगे. उसका एक छोटा सा परफॉर्मा मैंने तैयार किया है. उसके बाद है कैलकुलेटिंग कॉस्ट पर यूनिट. यहाँ पे स्टूडेंट्स समझने जैसा है कि आपने यूनिट कॉस्टिंग जो आप SY में सेकेंड ईयर में सीख के आए हो, वहाँ पे आप क्या करते थे? पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करने के लिए टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ યા મેન્યુફેક્ચર. તમારો જે ઉત્પાદનનો કુલ ખર્ચ છે અથવા કુલ પડતર છે તેને તમે શેનાથી ભાગાકાર કરતા? કુલ ઉત્પાદિત એકમો દ્વારા. તો તમને શું મળતું? તમને જવાબમાં શું મળતું? એકમ દીઠ પડતર. तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेटिंग कॉस्ट पर यूनिट. प्रोसेस कॉस्टिंग में कॉस्ट पर यूनिट थोड़े अलग तरीके से हम फाइंड करते हैं, वो भी सीखेंगे. उसके बाद है टर्म्स यूज्ड इन प्रोसेस कॉस्टिंग. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, थियोरेटिकल के व्यू पॉइंट से भी देखने जाए तो इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल सम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है. ये है पॉइंट नंबर 7, टर्म्स यूज्ड इन प्रोसेस कॉस्टिंग. इसमें थोड़ा टेक्निकल टर्म्स भी होंगे. लॉस होंगे, गेन्स होंगे, एबनॉर्मल लॉस होंगे होगा, नॉर्मल लॉस होगा, फिर आपका एबनॉर्मल गेन होगा. ये सारी बातें हम आगे करेंगे. आई विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड. सबसे पहले ये CIMA की डेफिनेशन है. CIMA एक वैश्विक स्तर के ऊपर एक बहुत ही बड़ी अकाउंटिंग की बॉडी है. जैसे हमारे इंडिया में ICAI है, वैसे ICAI स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड CIMA स्टैंड्स फॉर चार्टर्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट. तो वो क्या बताते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि कंसेप्ट अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में बहुत ही अहमियत वाला होता है. इट इज़ ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस टू द कॉस्टिंग मेथड एप्लीकेबल वेयर गुड्स और सर्विसेज रिजल्ट फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस और रिपीटेटिव ऑपरेशंस और प्रोसेसेस. कॉस्ट आर एवरेज ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड. ये तो उन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो मैंने पढ़ी, अभी उसको समझते हैं. द कॉस्टिंग मेथड यानी हमने प्रीवियस लेक्चर में जो मेथड सीखी थी उसमें से ही एक मेथड है आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग की मेथड. अभी वो कहाँ पे एप्लीकेबल होती है स्टूडेंट्स? एक ही बात यहाँ ध्यान में रखने की है, जहाँ पे प्रोडक्शन 2 या 2 से ज़्यादा स्टेजेस में हो रहा है वहाँ पे क्या एप्लीकेबल है स्टूडेंट्स? प्रोसेस कॉस्टिंग एप्लीकेबल है. ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा स्टेजेस में आपका प्रोडक्ट है वो तैयार हो रहा है. प्रोडक्ट को पूरे विश्व में 2 ही चीज़ों में हम डिवाइड कर सकते हैं. एक है आपका गुड्स और दूसरा है सर्विसेज. गुड्स में हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कि वी आर प्रोड्यूसिंग गुड्स और वी आर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स. एंड सर्विसेज में हम क्या करते हैं? वी आर नेवर सर्विसिंग द गुड्स. लेकिन हम क्या करेंगे? जो सर्विस है उसकी हम डिलीवरी करेंगे, उसको टेक्निकल टर्म्स में रेंडरिंग कहते हैं.
यानी इन दोनों को प्रोडक्ट को आप या तो गुड्स आप तैयार कर रहे होंगे या तो फिर अपने कस्टमर्स को आप सर्विस दे रहे होंगे। तो ये फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस, यानी ये कहाँ पे, जैसे आपको याद होगा कि प्रोसेस कॉस्टिंग में जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्ट तैयार करते हो, वो प्रोडक्ट क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, यानी एक या एक ही प्रकार का प्रोडक्ट तैयार करते हो। लेकिन यहाँ पे क्या, इसमें क्या, यहाँ पे भी वही रहेगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिकल होगा, सेम होगा, पूरे साल के दरमियान आप वही प्रकार का प्रोडक्ट तैयार कर रहे होंगे। और प्रोसेस क्या होगी स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस होगी, यानी इक्वल प्रोडक्शन है, यानी आपकी क्या होगी, प्रोडक्शन प्रोसेस हर जगह हर समय सेम ही रहेगी पूरे साल के दरमियान, तो कंटिन्यूअस होगी। और रिपीटेटिव, यानी एक और एक ही प्रकार का प्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, वो आप करते रहेंगे। और प्रोसेसेस या स्टेजेस भी हो सकते हैं। फिर क्या बोला है आगे, कॉस्ट आर एवरेज ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड। फिर पूरे साल के दरमियान आपने जितने भी खर्चे किए होंगे वो क्या कर सकते हो, आप उसको अलोकेट कर सकते हो, જે તે ખર્ચની તમે ફાળવણી કરી શકો છો જે અમુક સમય દરમિયાન તમે ઉપયોગમાં લીધેલ હશે અથવા उत्पादन તે ખર્ચ ઉપરથી તમે उत्पादन મેળવેલ હશે। फिर अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ। इसके बाद देखो, हमारी बात हुई थी सेकेंड टॉपिक की, डिकोडिंग द प्रोसेस, यानी प्रोसेस क्या होता है वो एक हम छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा सीखेंगे। सबसे पहले देखो, जहाँ से टाइटल क्या है प्रोसेस का, फाइबर टू फैशन। अभी ये तो प्रोसेस का एक छोटा सा ही एग्जाम्पल है, ऐसे आप मार्केट में देखोगे, कोई इंडस्ट्री में देखोगे, कंपनीज में देखोगे, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है, आपको कितने सारे प्रोडक्ट्स मिलेगी जो प्रोसेस में से तैयार होते हैं। आपने ये एक चैनल जो डिस्कवरी चैनल है या फिर हिस्ट्री टीवी 18 चैनल है, उसके ऊपर भी एक शो आता था, मैं शायद नाम भूल रहा हूँ, फूड फैक्ट्री करके, उसमें ज़्यादातर प्रोसेस से ही सब कुछ तैयार होता था। फूड, जहाँ पे ज़्यादातर वो शो में क्या होता था, फूड्स में फूड ही बनाते थे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड आइटम्स, कभी चॉकलेट्स बनाते थे, कभी कोई और खाने की चीज़ तैयार करते थे। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि हर बार प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोसेस के ज़रिए स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं, कोई फ्लोर मिल नहीं है कि एक बाजू से आपने रॉ मटेरियल डाला, इनपुट किया, और दूसरी बाजू आपको क्या तैयार होकर मिल गया, आउटपुट, यानी फिनिश गुड्स। तो यहाँ पे क्या है, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ऑर्गेनिक सीड कॉटन होता है, वो उसकी फाइबर की बेल्स होती है। बेल्स यानी गुजराती में जेने घूनी पण कहवाय, बेल्स यानी ऐसे गुजराती में बांधा भी कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े वो क्या होते हैं, बेल्स होती है, वो फार्म में से कहाँ पे आती है, कंपनी में आती है। किसके लिए आती है, तो इसकी पहले नंबर की प्रोसेस है जिनिंग। जिनिंग में क्या होता है, ये जो आप ऑर्गेनिक सीड कॉटन देख रहे हो पहले वाले में, तो वहाँ पे क्या होगा, वो पूरी की पूरी जो बेल्स है वो किस में डालेंगे, जिनिंग प्रोसेस में डालेंगे। नंबर 1 की प्रोसेस है जिनिंग, उसके बाद स्पिनिंग, और लास्ट में होगा वीविंग की प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो, जिनिंग में क्या निकलेगा, जो ऑर्गेनिक सीड कॉटन है उसमें से सीड को अलग करेंगे और आगे क्या जाने देंगे, कॉटन का फाइबर। कॉटन के फाइबर में से आगे क्या बनेगा, देखिए नीचे प्रोसेस का टाइटल भी दिया हुआ है और ऊपर आउटपुट दिया हुआ है। और आप ध्यान से देख सकते हैं, एक प्रोसेस का जो आउटपुट है, जो उसमें से तैयार होकर बाहर निकलता है, वो दूसरे प्रोसेस के लिए क्या हो जाता है, इनपुट हो जाता है। फॉर सपोज एग्जाम्पल, फाइबर बेल्स में से आपने क्या निकाला, ऑर्गेनिक सीड कॉटन, वो फिर जिनिंग में गया। जिनिंग में आपको क्या तैयार होके मिला, कॉटन फाइबर। फिर वो स्पिनिंग में गया, स्पिनिंग में से आपको थ्रेड तैयार होके मिला, जिसको टेक्निकल टर्म्स में हम यान कहते हैं, कॉटन यान। फिर कॉटन यान वीविंग में गया, उसमें से आपको क्या मिला, रॉ फैब्रिक मिला स्टूडेंट्स। फिर डाइंग में जाने के बाद, डाइंग में क्यों जाता है, डाइंग एंड फिनिशिंग टू क्रिएट स्मूथ फैब्रिक, यानी अभी आपका क्लॉथ तैयार होगा। क्यों डाइंग की ज़रूरत है, क्योंकि उसके पहले जो क्लॉथ तैयार होता है, रॉ फैब्रिक जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है, कलरलेस होता है। उसमें एक ही तरह का, जैसे आपने जो रू थ्रेड इनपुट की है, उसका जो कलर होगा वो फैब्रिक का ही वही कलर होगा। तो अभी कहाँ क्या होगा, उसकी कलरिंग होगी। फिर उसके बाद कटिंग एंड स्वीविंग होगा, किसका, फाइनल गारमेंट्स का। उसके बाद आपको तैयार होके क्या मिल जाएगा, ऑर्गेनिक कॉटन गारमेंट। तो यहाँ पे प्रोसेस है या नहीं वो कैसे पता चला स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो 2 से ज़्यादा प्रोसेस के जरिए आपको, या ज़्यादा स्टेजेस के जरिए आपको तैयार होके मिल रहा है। पहले जिनिंग की प्रोसेस, फिर स्पिनिंग की, उसके बाद वीविंग में गए, फिर डाइंग, और फिर लास्ट में क्या हुआ, कटिंग और स्विंग की प्रोसेस होकर आपको ऑर्गेनिक कॉटन गारमेंट मिला। उसके बाद जो रिटेलिंग है वो कंपनी के, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट होता है, लेकिन ज़्यादातर
क्लोथ्स की जो कंपनीज होती है वहाँ पे रिटेलिंग क्या होगा, जहाँ पे उसकी शॉप होती है क्लोथ्स की, जो अलग अलग प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फर्म वो शॉप को मेंटेन करते हैं, वहाँ पे उसका डायरेक्ट सेलिंग होता है। तो हमारी जो प्रोसेस की हम बात करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस की, वो स्टूडेंट्स ज़्यादातर कंपनीज के अंदर ही होती है। जो आप इंडस्ट्री या कंपनी का प्रीमाइसिस होता है उसके अंदर ही उसकी सारी प्रोसेस होती है। एक जगह से प्रोसेस स्टार्ट होता है और कंपनी के अंदर ही प्रोसेस क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। एक जगह से रॉ मटेरियल हम इनपुट करते हैं और आपको लास्ट में आउटपुट के तौर के ऊपर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, आपको फिनिश गुड्स तैयार होके मिल जाएगा। तो ये था आपका प्रोसेस का एग्जांपल। यहाँ पे हमने कहाँ से स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, इसलिए इसका टाइटल दिया हुआ है फाइबर टू फैशन। फाइबर से हमने स्टार्ट किया था और फैशन यानी आपको ऑर्गेनिक सीड कॉटन से आपने स्टार्ट किया, जो एकदम रो है, नेचुरल प्रोसेस है उसको ग्रो करने के लिए, उसका ग्रोइंग करने के लिए। उसके बाद आपको क्या मिला, मैन मेड ऑर्गेनिक कॉटन गारमेंट मिला। तो ये था पूरा प्रोसेस का एग्जांपल। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ। यस, अभी है आपका मेन डिफरेंस, जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। और हमने जो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग सीखा था वो ज़्यादातर है स्टूडेंट्स इसके ऊपर ही बेस्ड है। पूरी की पूरी जो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है वो एक्सटेंशन है किसका, या तो वो जॉब कॉस्टिंग का एक्सटेंशन होगा या तो फिर वो प्रोसेस कॉस्टिंग का एक्सटेंशन होगा। तो आगे समझते हैं क्या दिया हुआ है आपको, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। जॉब कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड कॉस्ट ऑफ ईच जॉब और बेच इज असर्टेन, यानी एक पूरे का पूरा जॉब होता है उसकी हम कॉस्ट असर्टेन करते हैं, यानी उनकी काउंटिंग करते हैं, उनकी गिनती करते हैं। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में स्टूडेंट्स क्या है देखते हैं, हियर प्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट स्टेज। जैसे हमने बात की 2 या 2 से ज़्यादा स्टेज में होगा तभी प्रोसेस कॉस्टिंग होगा या हम वो यूज़ करेंगे। डिस्टिंक्ट स्टेज एंड कॉस्ट ऑफ ईच स्टेज इज असर्टेन, और हर एक जो प्रोसेस है हम उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ कि जॉब में जब भी वो पूरा होगा तभी हम उसकी कॉस्ट निकालेंगे पूरी की पूरी जॉब की। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या फ़ायदा है कि आप जब भी जो आपका प्रोडक्ट है भले ही वो तैयार होके नहीं मिला आपको, लेकिन आप जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हो पूरे प्रोडक्शन के दरमियान, उत्पादन के दरमियान, तभी आपने कितना पैसा कौन सी प्रोसेस के ऊपर चार्ज लगाया है या खर्च किया है वो आप इसमें से जान सकते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है किसमें, जॉब कॉस्टिंग में वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी एक बात बता दूं आपको कि आप जब भी एग्ज़ाम में डिफरेंस लिखो तभी आप क्या करते हो, डायरेक्ट अगर आपको पूछा हो कि जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग के बीच में डिफरेंस लिखो तो आप क्या करोगे, बस एक टेबल बना दिया 2 कॉलम का, उसमें एक बार जॉब कॉस्टिंग लिखा, प्रोसेस कॉस्टिंग लिखा, फिर आगे स्टार्ट कर दिया। लेकिन ऐसा कभी भी मत करना, उसका पूरा एक फॉर्मेट होता है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अगर आपको कोई बोले कि डिफ्रेंशिएट या डिफरेंस बिटवीन दिस 2 टर्म्स, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले वो टर्म्स का डेफिनेशन लिखना है। ऊपर क्या लिखोगे, जब भी आपका आंसर स्टार्ट करोगे तभी पहले मीनिंग लिखोगे, फिर मीनिंग के बाद आप जो 2 टर्म्स के बीच में डिफरेंस बोला है उसका डेफिनेशन या मीनिंग आपको जो पता है वो लिखोगे। फिर नीचे एक लाइन जोड़ोगे उसमें कि द डिफरेंस बिटवीन द अबाउट 2 टर्म्स आर एलाबोरेटेड एज, या फिर डिस्कस एज फॉलोस। ઉપર મુજબના મુદ્દાઓ વચ્ચેનો તફાવત આપણે નીચે ચર્ચા કરીશું, તેની વિગતવાર ચર્ચા આપણે नीचे मुजब કરીશું। फिर आपको क्या करना है, 3 कॉलमनर डिफरेंस तैयार करना है। पहले आप क्या लिखोगे, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तफावतनो मुद्दो। उसके बाद अगर यही डिफरेंस है तो आप क्या लिखोगे, जॉब कॉस्टिंग, जॉब पड़तर पद्धति। उसके बाद सेकेंड कॉलम में आप क्या लिखोगे, प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रक्रिया पड़तर पद्धति। तो ऐसे आपको सिस्टमेटिक वे में जाना है तो कोई आपके मार्क्स काटेंगे नहीं। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, प्रोडक्शन यानी उत्पादन। प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस एज पर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर्स। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में बहुत ही चर्चा की थी कि जो प्रोडक्ट है वो जॉब कॉस्टिंग के अंदर कैसे तैयार होता है, जैसे उसकी कस्टमर की डिमांड। जैसे हमने पब्लिशर का एग्जाम्पल लिया था जो बुक्स पब्लिश करवाने के लिए जा रहा है, फिर गैरेज का एग्जाम्पल लिया था। फिर प्रोसेस कॉस्टिंग में तो इसमें क्या डिफरेंस है, प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस एंड आइडेंटिकल यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। जैसे हमने डेफिनेशन में भी अभी चर्चा की इसके बारे में कि जो प्रोडक्शन होता है प्रोसेस कॉस्टिंग में वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, यानी चलता ही रहेगा। और वहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, जो यूनिट्स है वो आइडेंटिकल होते हैं, यानी हर एक यूनिट का प्रोडक्शन होता है वो क्या होगा, सेम होगा।
जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, आइडेंटिकल नहीं होते। हाँ, ब्रॉड ग्रुप वहाँ पे भी होता है, लेकिन क्या होता है, आइडेंटिकल नहीं होते। जैसे जिस भी कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, हम उसको ऐसे ही क्या करते हैं, उसकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके देते हैं, या फिर नया प्रोडक्ट उसको तैयार करके देते हैं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोडक्शन कंटिन्यूस रहेगा, यानी प्रोडक्ट आपका प्रोडक्शन की प्रोसेस चालू ही रहेगी। और आइडेंटिकल यूनिट्स क्या होगा, यानी आप जो यूनिट्स का उत्पादन कर रहे हो, તમે જે એકમોનું ઉત્પાદન કરી રહ્યા છો તે એકમો કેવા હશે, એક સરખા હશે, તેમાં ભિન્નત્વ અથવા અલગ અલગ એકમો હશે, હાજર હશે નહીં, અથવા તેનું ઉત્પાદન તમે નહીં કરી રહ્યા હો। उसके बाद है द वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस એટલે WIP, अर्ध तैयार माल જેને કહેવાય। WIP यानी क्या स्टूडेंट्स, कि जिसमें पूरी आपकी जो प्रोडक्शन है उसकी प्रोसेस है वो पूरी तरीके से पूरी नहीं हुई है। अगर सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस कभी भी बंद नहीं होती है। एक बार अगर प्रोडक्शन प्रोसेस बंद हो गई तो कंपनी को क्या होगा, अगर ऐसी प्रोसेस है जिसको चालू करने के लिए लाखों या हज़ारों रुपए के खर्च लगता है, तो कंपनी वो बंद करती नहीं। चाहे कितनी भी बड़ी कितना भी बड़ा हॉलीडे हो, क्यों दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, इतने सारे त्यौहार हो, लेकिन आपको पता होगा सबको कि कंपनी में जो प्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो किसके, वो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स, उसके लेबरर्स, वो 3 शिफ्ट्स में काम करते हैं। 8 आवर्स इंटू 3 शिफ्ट इज इक्वल टू 24 आवर्स, यानी पूरे 24 घंटों के लिए क्या होगी, कंपनी चालू रहेगी। तो आप बोलोगे कि सर अभी कोविड के क्राइसिस में तो सब कुछ बंद था। यस, बंद था, तभी आपकी कंपनीज भी सभी बंद थी, लेकिन कंपनीज बंद थी एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए बंद थी, लेकिन लाखों हज़ारों करोड़ों रुपए का जो कंपनी के मालिक थे उनको लॉस बियर करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अभी एम्प्लॉय नहीं होंगे तो उन लोगों को मैंडेटरीली बहुत ही ध्यानपूर्वक से क्या करना पड़ा होगा, उनके प्लांट्स हैं, जो बड़ी बड़ी चिमनीज होती है, बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज, उनको वो क्या करना पड़ा होगा स्टूडेंट्स, बंद करना पड़ा होगा। तो ऐसी ही बात है, यानी लॉस तो हुआ ही होगा उनको। और दूसरी बाजू प्रोडक्शन बंद है, सेलिंग बंद है, सप्लाई भी बंद थी, अभी धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। तो WIP में थे हम। वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो 31 मार्च को भी, जैसे हमने बात की, 24 घंटा प्रोडक्शन आपका उत्पादन चालू ही रहता है, तो वहाँ पे आपकी प्रोसेस भी चालू ही हुई होगी। तो जब भी आपके अकाउंट्स लास्ट डेट के ऊपर क्लोज हुए, तभी कुछ स्टॉक ऐसा होगा जिसके ऊपर प्रोडक्शन की पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई होगी। एक बार प्रोडक्शन का 100% एलिमेंट कंप्लीट हो जाता है प्रोडक्ट के ऊपर, तभी आपका प्रोडक्ट क्या होता है, सेलेबल कंडीशन में आता है, उसको हम फिनिश स्टॉक बोलते हैं। लेकिन अगर कुछ प्रोडक्ट ऐसे है जिसको हम WIP बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, जिसके ऊपर 100% काम नहीं हुआ है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अर्ध तैयार मालनी उदाहरण, अर्ध तैयार मालने આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ કે તમે એકવાર જે ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા શરૂ કરી નાખી, आपने जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी, उसमें आपने स्टार्ट कर दी प्रोडक्शन। 2 स्टेज में वो प्रोडक्शन, तो टोटली 4 स्टेज लगते हैं प्रोडक्ट को इनपुट में से आउटपुट में चेंज होने के लिए। उसने क्या, तभी जब भी आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा था, तभी आपने वहाँ पे 3 प्रोसेस का काम उसके ऊपर हो गया था। अभी कौन सी बाकी थी स्टूडेंट, लास्ट बाकी थी, लास्ट प्रोसेस बाकी थी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, या प्रोसेस ऐसी हो तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 70% काम हो गया है प्रोडक्ट के ऊपर, और उसको इनपुट में से आउटपुट में चेंज होने के लिए अभी कितने % बाकी है, ओनली 30%। लेकिन मैं उसको फिनिश स्टॉक नहीं बोल सकता हूँ। ये जो WIP है, मैं उसको डायरेक्ट मार्केट में सेल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरी इन्वेंट्रीज यानी जो आपका ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन्वेंट्रीज क्लोजिंग स्टॉक ही लिखते हैं बैलेंस शीट में, लेकिन उसका जो मेजर टर्म है हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्रीज में 6 से 7 प्रकार की चीज़ें अंदर आती है। वो हम प्रोसेस कॉस्टिंग 2 में मैंने रखा है आपके लिए सिखाने के लिए। अभी मैं सिखाऊंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए तो इन्वेंट्रीज बोलते हैं, जिसके ऊपर पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है, AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। आप सीख के भी आए हो मटेरियल का वैल्यूएशन, FIFO मेथड, LIFO मेथड, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। तो WIP में यानी 1% या आपका 100% जो भी प्रोसेस हो प्रोडक्ट के ऊपर 100% प्रोसेस कंप्लीट ना हुई है अथवा नहीं हुई है,
तो वो क्या होगा, WIP में चला जाएगा। तो जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है स्टूडेंट, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है। तो जैसे ही आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, आप क्या करोगे, कस्टमर को डिलीवर कर दोगे। तो यहाँ पे WIP हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन और दूसरी बात, यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग में आपका जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, इसलिए WIP हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे जितना ऑर्डर मिला वैसे ही उतना प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर है या फिर जो प्रोड्यूसर है वो करते हैं। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या है, जैसे हमने आगे बात की प्रीवियस स्लाइड में, कि वहाँ पे प्रोडक्शन है, पॉइंट नंबर 2 में प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूस है और प्रोडक्शन किसका हो रहा है, आइडेंटिकल यूनिट्स का हो रहा है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोसेस होने की वजह से, कंटिन्यूस प्रोडक्शन होने की वजह से थोड़ा माइनर या मेजर ओपनिंग स्टॉक भी होगा और क्लोजिंग WIP बिगनिंग में भी हो सकता है, होगा और एंडिंग में भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन आपका कंटिन्यूस है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, पॉइंट नंबर 4, व्हेन कॉस्ट इज डिटरमाइंड। ये हम कॉस्ट की गिनती कब करते हैं, काउंटिंग ऑफ कॉस्ट जॉब कॉस्टिंग में कब करेंगे स्टूडेंट्स, कॉस्ट इज डिटरमाइंड व्हेन ईच जॉब इज कंप्लीटेड। हम कॉस्ट की गिनती कब करेंगे, जब भी हमारा जो जॉब है वो कंप्लीट हो जाएगा, ऑर्डर जो कस्टमर ने हमको दिया है वो हम तैयार करके उसको डिलीवर कर देंगे, तभी उसकी गिनती करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग का पॉइंट, कॉस्ट ऑफ ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। जैसे हमने बात की कि प्रोसेस जहाँ पे प्रोडक्शन जहाँ पे प्रोसेस में हो रहा है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होगा स्टूडेंट्स, एक प्रोसेस का जो आउटपुट है वो दूसरे प्रोसेस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इनपुट हो जाएगा। यानी ऐसे ही आपकी साइकिल चलती रहेगी, कब तक, जब तक आपका इनपुट है वो फिनिश गुड्स यानी आउटपुट में चेंज ना हो जाए तब तक। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हर एक प्रोसेस की कॉस्ट आप डिराइव कर सकते हो, कॉस्ट की गिनती कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका अलोकेशन ऑफ कॉस्ट, उसमें जॉब कॉस्टिंग का पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। प्राइम कॉस्ट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एंड ओवरहेड्स आर अपोर्शन्ड ऑन सम एप्रोप्रिएट बेसिस। प्राइम कॉस्ट आपने सीखा होगा सेमेस्टर 3 और 4 में कि प्राइम कॉस्ट यानी क्या, गुजराती में जिसको हम प्राथमिक पड़तर कहते हैं। प्राइम कॉस्ट में उसकी फॉर्मूला क्या होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड्स या डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हम बोलते हैं। माल सामान, प्रत्यक्ष माल सामान, મજૂરી પ્રત્યક્ષ અથવા પ્રત્યક્ષ મજૂરી અને વત્તા શિરોપરી ખર્ચાઓ, જે ધંધાને લગતા પ્રત્યક્ષ ખર્ચાઓ હોય છે। तो यहाँ पे क्या होगा, उत्पादन ने लगता प्रत्यक्ष खर्चाओं भी हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं। फिर प्राइम कॉस्ट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, यानी स्टूडेंट्स प्राइम कॉस्ट ऐसी चीज़ है कि आप डायरेक्टली प्रोडक्ट को देख के ही बता सकते हो, उसकी गिनती कर सकते हो। जैसे डायरेक्ट मटेरियल की हम बात करते हैं, तो आप बेंच है या टेबल है तो उसमें आप देख के ही बता सकते हो कि ये वुड से बना हुआ है, उसमें वुड है, वो उसका डायरेक्ट मटेरियल हुआ। ऐसा ही तो टेबल और बेंच के प्राइम कॉस्ट में किसका एलिमेंट होगा, वुड का जो खर्च है वो तो होगा ही। क्यों? क्योंकि जो ट्री होता है उसकी वैसे तो कोई वैल्यू, कम वैल्यू होती है, लेकिन आपने उसकी फॉर्म जब भी चेंज किया, वो ही ट्री को आपने फर्नीचर में चेंज कर दिया, तो क्या हुआ, उसकी यूटिलिटी बढ़ी। यूटिलिटी यानी गुजराती में बोलते हैं उपयोगिता, उपयोगिता वधी। શું કામ? તેનું કારણ શું? કારણ કે તમે ઝાડ જે વૃક્ષ છે તેનો તમે ઉપયોગ તમારા ઘરમાં અથવા તમારી ઓફિસમાં નથી કરી શકતા, પણ તમે તેનામાંથી તેનું રૂપાંતરણ કર્યું, તેની ઉપયોગિતા વધારી, શેમાં વધારી, અથવા તેને બેન્ચ બનાવી અથવા તેને ટેબલ બનાવી। तो यहाँ पे जैसे जैसे कोई भी चीज़ की उपयोगिता बढ़ती है तो उसकी मूल्य में भी क्या होगा, इजाफा होगा, उसकी वैल्यू में भी इंक्रीज होगा। यूटिलिटी इंक्रीज होगी तो वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ये आप इकोनॉमिक्स में सीखेंगे, जिसको हम फॉर्म यूटिलिटी का प्रिंसिपल बोलते हैं। इसलिए मैं कंसेप्ट के साथ पढ़ाता हूँ ताकि आपको कोई भी चीज़ रटने की कभी भी ज़रूरत नहीं है। अगर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो प्रैक्टिस में आसानी रहेगी। कंसेप्ट प्रैक्टिस अकाउंटेंसी या स्टैटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट में ज़रूरी है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो प्रैक्टिस में आप कम मेहनत करोगे तो भी चलेगा, आप हर एक सम उसको सॉल्व कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इंडस्ट्री में उसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बुकिश नॉलेज कम काम आती है। आपका जो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव है वो ही कंपनी वाले देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो प्राइम कॉस्ट में थे हम, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। ओवरहेड्स आर एपोर्शन ऑन सम एप्रोप्रिएट बेसिस। कुछ खर्चे बिजनेस में ऐसे होते हैं कि खर्चा एक होगा लेकिन आप उसको यूजेस ज़्यादा करते हो। सपोज 1 लाख का खर्च किया, कोई फिक्स एक्सपेंडिचर आपने किया, स्थिर खर्च,
और उसमें से आपने 3 तरह की प्रोडक्ट तैयार की। तो प्रोडक्ट 3 तरह की प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट ए में आपने 70% प्रोडक्शन किया है, प्रोडक्ट बी में आपने किया है कितना किया है 15%, और प्रोडक्ट सी में सिर्फ 5% ही किया है। 70%, 15% और चलो 20% ले लो। 70% ए का, प्रोडक्ट बी का 20% और प्रोडक्ट सी में ओनली सिर्फ 10% ही आपने उसका यूटिलाइजेशन किया है कॉस्ट का। तो यहाँ पे आप चार्ज कैसे करोगे, प्रोपोर्शन में करोगे। ऐसी अलग अलग मेथड्स भी आपने सीखी है अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स में। फिर इसका देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग में हम कैसे कॉस्ट को अलोकेट करेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस कैन बी इजीली डिटरमाइंड एंड एक्सपेंस कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू ईच प्रोसेस। यहाँ पे आपको पता है कि हम प्रोडक्शन किस में करते हैं स्टूडेंट्स, स्टेजिस में करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक जो प्रोसेस है, તમારી જે દરેક પ્રક્રિયા છે તેના ઉપરનો તમે કેટલો ખર્ચ કર્યો છે તેની તમે ફાળવણી આસાનીથી કરી શકો છો અથવા સરળતાથી તમે તેની ફાળવણી કરી શકો છો। टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस कैन बी इजीली डिटरमाइन। और नेक्स्ट पॉइंट में जा रहा हूँ अभी मैं, पॉइंट नंबर 6, कॉस्ट पर यूनिट। अभी हमारी जैसे बात हुई कि कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे। तो फॉर ईच जॉब मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स आर एडेड एंड कॉस्ट इज डिटरमाइंड फॉर ईच जॉब सेपरेटली। हर एक जॉब के लिए आप क्या करोगे, उसका मटेरियल ऐड करोगे, लेबर ऐड करोगे, फिर उसमें ओवरहेड जो अदर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है वो हुआ होगा, वो ऐड करके आप उसकी कॉस्ट को डिसाइड या डिफाइन करोगे पर यूनिट कॉस्ट को। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में जैसे हमारी बात हुई, प्रोडक्शन आइडेंटिकल गुड्स का ही होता है, यूनिट्स का होता है। तो टोटल कॉस्ट इज कलेक्टेड एंड एवरेज ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एवरेज होगा किसका होगा, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ समय के दरमियान आपने जितने भी चीज़ों का प्रोडक्शन किया है, उत्पादन किया है, उसके ऊपर क्या करोगे आप, वही कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे। जितना आपको उत्पादन मिला है वो किस में मिला होगा। जब भी आपको स्टूडेंट्स प्रोडक्शन बोले तो और कुछ ना बोले तो आप क्या समझोगे, प्रोडक्शन हर बार किस में होता है, यूनिट्स में ही होता है। अगर ऐसे लिखा है प्रोडक्शन इन वैल्यू, तभी ही हम उसको क्या समझेंगे कि वो रुपीस में दिया हुआ है या अमाउंट में दिया हुआ है। तो प्रोसेस पर कॉस्ट ऐसे हम डिफाइन करेंगे जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हमने खर्च की होगी उसके ऊपर। फिर 7th और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट स्टैंडर्डाइजेशन यानी क्या, कि जब भी कोई प्रकार का, एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपके पास कोई कस्टमर आता है और आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो आइडेंटिकल है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली उसको आप अपना रेट बता दोगे। दूसरा कुछ आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन अगर आप ऐसी इंडस्ट्रीज में हो जहाँ पे जॉब कॉस्टिंग यूज़ हो रहा है, तो आप क्या पूछोगे, उसकी सभी की सभी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पूछोगे, तभी आप उसको अपना रेट बताओगे, तभी ही आपका कॉस्ट स्टैंडर्डाइज होगा। तो जॉब कॉस्टिंग में आइडेंटिकल प्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसमें कि नॉट पॉसिबल टू स्टैंडर्डाइज कॉस्ट एज जॉब्स आर डिफरेंट। जैसे बुक पब्लिशर का हमने एग्जांपल लिया था प्रिंटिंग प्रेस का। प्रिंटिंग प्रेस में इन्विटेशन कार्ड छपवाने के लिए लोग आते हैं, फिर विजिटिंग कार्ड के लिए भी आते हैं, और ऐसे अलग अलग बुक बाइंडिंग के लिए भी आते हैं। तो सबको वो एक रेट नहीं बोलेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन आइडेंटिकल नहीं है। तो जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे वो अपना रेट, अपनी कॉस्ट पहले फिक्स करेगा स्टूडेंट्स, उसको स्टैंडर्डाइज करेगा। लेकिन ये इंडिविजुअल डिफर करेगा। प्रोसेस कॉस्टिंग में ऐसा नहीं है, वो हम आगे समझते हैं। वो क्या करेगा, जैसे उसको ऑर्डर मिला तो वो कस्टमर को पूछेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। रिक्वायरमेंट्स के बाद वो अपने ही कैलकुलेशन, अपने ही दिमाग में कैलकुलेशन लगाएगा। जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, वो ऐसी कैलकुलेशन करता है कि मुझे ये कस्टमर को सर्व करने में कितनी कॉस्ट लगेगी। तो वो क्या करेगा, कॉस्ट के ऊपर थोड़ा सा अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ऐड कर देगा स्टूडेंट्स। उसके बाद वो क्या करेगा, सामने वाले को प्राइस बताएगा, रेट बताएगा। तो यहाँ पे कॉस्ट इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल स्टैंडर्डाइज होती है। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में जैसे प्रोडक्शन कंटिन्यूस होता है तो क्या बोलेगा, सामने से आके कस्टमर इतना ही बोलेगा कि मुझे इतने यूनिट्स चाहिए, और यहाँ पे से क्या, जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, या फिर उसका कोई स्टाफ है जो सेलिंग संभालता है, वो क्या करेगा स्टूडेंट्स, डायरेक्टली उसको रेट बता देगा। उसको कस्टमर से स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जानने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, भले ना वो यूनिट जो खरीद रहा है उसका कुछ भी इस्तेमाल करे। तो ये थी आपका जो डिफरेंस था जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग के बीच में, उसकी हमने डिटेल में चर्चा की। अभी मैं बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट में।
यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपका, प्रोसेस कॉस्टिंग। फीचर ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रक्रिया પડતર પદ્ધતિના લક્ષણો અથવા તેની લાક્ષણિકતાઓ। तो सबसे पहला दिया हुआ है आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रोडक्शन टू अनदर प्रोसेस। इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने आगे ही बात की है कि जहाँ पे प्रोसेस यूज़ हो रहा है प्रोडक्शन के लिए, वहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, एक प्रोसेस का जो आउटपुट है वो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। ये सम्स में भी सब आपको सिखाऊंगा। थियरी, अकाउंट्स में थियरी पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को थोड़ा बोर्डम लगता है, लेकिन जिसने थियरी अच्छी तरीके से पढ़ ली उसको प्रैक्टिकल में कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। हम उसका पूरा जो प्रोफॉर्मा है वो ही ध्यान से नहीं करते हैं, इसलिए आगे क्या होता है, तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्शन टू अनदर प्रोसेस। हमने बात की एक प्रोसेस का जो द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस और स्टार्टिंग प्रोसेस विल बिकम द इनपुट फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस और सक्सीडिंग प्रोसेस। प्रीसीडिंग प्रोसेस का जो इनपुट आउटपुट होगा वो सक्सीडिंग प्रोसेस यानी उसके बाद वाली प्रोसेस का के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इनपुट हो जाएगा। फिर वेस्टेज और लॉस। वेस्टेज, कोई भी प्रोडक्शन करो उसमें माइन्यूट 10% से लेकर 80%, 60%, 50% क्या होगा, वहाँ पे आपका वेस्टेज रहेगा। तो वेस्टेज और लॉस जहाँ पे प्रोसेस होगी, कुछ प्रोडक्शन में वो लॉस ज़्यादा होगा, वेस्टेज ज़्यादा होगा, कुछ में मॉडरेट होगा और कुछ में क्या होगा, कम होगा। तो उसका हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो भी हम इसमें सीखेंगे। तो वेस्टेज और लॉस में क्या होता है, ऑर्डिनरीली देयर इज सम वेस्टेज और लॉस इन वेट ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। एग्जाम्पल इन केमिकल और पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम और केमिकल इंडस्ट्री में जब भी प्रोसेस हो रहा होता है तो आपने इनपुट किया है 10,000 kg। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम छोटा सा। आपकी कच्छ में, भुज में आपकी पेट्रोलियम की एक पूरी पेट्रोल पंप है, आपका पेट्रोलियम पंप जिसको हम बोलते हैं, पेट्रोल पंप है। तो आप वहाँ से पेट्रोल, आपका ONGC का पंप है, तो आप क्या करोगे, ONGC कोई भी कंपनी ले सकते हो, तो वहाँ पे क्या करोगे आप, बाहर से आप क्या करोगे, पूरे पेट्रोल का जो टैंकर होता है वो मंगवाओगे। तो उसमें वहाँ से आपने डिस्पैच किया है उन्होंने 10,000 kg। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, अहमदाबाद से आपने 10,000 लीटर्स पेट्रोल मंगवाया, तो 10,000 लीटर्स वहाँ से तो डिस्पैच हुआ, लेकिन जब भी आपने जो टैंकर आपका यहाँ पे भुज में आपने अपने पेट्रोल पंप में उसका इनपुट करवाया आपके टैंक में, तभी आपको मिला कितना, सिर्फ 9,800 लीटर्स। तो जो अहमदाबाद से भुज तक का डिस्टेंस है तो उसमें क्या हो गया, पेट्रोल इवापोरेट हो गया होगा, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं पेट्रोलનું બાષ્પીભવન થઈ ગયું હશે, અથવા તે રીતે તેમાં ઘટ પડી હશે બાષ્પીભવનને કારણે। ड्यू टू इवापोरेशन देयर इज लॉस इन द केमिकल। तो ऐसे ही रॉ मटेरियल में है, वो इवापोरेट हो सकता है। थस फिनिश गुड्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोसेस इज जनरली लेस देन द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस। यानी आपने जितना 100% इनपुट डाला है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आउटपुट आपको क्या मिले, 100% ही मिले, उससे कम भी मिल सकता है और ज़्यादा भी। ज़्यादा यानी वो एबनॉर्मल गेन होगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। फिर पॉइंट नंबर 3 है बाय प्रोडक्ट, गुजराती में बोलते हैं उपपेदाश। बाय प्रोडक्ट यानी क्या, बाय प्रोडक्ट्स आर फ्रीक्वेंटली ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ मेन प्रोडक्ट। यानी कि आप कोई मेन प्रोडक्ट बना रहे हो, इसके एग्जाम्पल एक थोड़ा टेक्निकल पहले लेता हूँ आपके लिए, फिर हम इजी में जाएंगे। टेक्निकल एग्जाम्पल में देखने जाएं तो शुगर का प्रोडक्शन। शुगर का प्रोडक्शन वो भी कैसे होता है, प्रोसेस के जरिए ही होता है। जो शुगर केन होती है उसमें से 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक होता है शुगर और दूसरा होता है स्टूडेंट्स जेगरी, जिसको गुड़ बोलते हैं हम। अथवा तेमांथी जे शेरडी होय तेमांथी 2 वस्तुનું उत्पादन थाय छे, अथवा गोળ अथवा खांडનું उत्पादन थाय छे। तो शुगर में क्या होता है स्टूडेंट्स, मेन प्रोडक्ट आपका शुगर है। अब शुगर केन को किस में ट्रांसफर कर रहे हो स्टूडेंट्स, शुगर केन को आप शुगर में ट्रांसफर कर रहे हो, तो वहाँ पे मेन प्रोडक्ट आपका शुगर हुआ, लेकिन वहाँ पे एक बाय प्रोडक्ट भी तैयार हो जाता है अपने आप। उसके लिए आपको प्रोडक्शन प्रोसेस में माइन्यूट चेंज करना भी पड़ता है, और कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है जहाँ पे माइन्यूट चेंज नहीं भी करना पड़ता है। तो बाय प्रोडक्ट ऐसी चीज़ है जो आपको मेन प्रोडक्ट के अलावा भी तैयार होकर मिलती है और जो सेलेबल होती है मार्केट में। जो मोलासिस की हमने बात की कि शुगर के प्रोडक्शन में मोलासिस भी तैयार होकर निकलता है, तो आप मोलासिस को फूड की इंडस्ट्रीज में यूज़ कर सकते हो, जिसको हम लाइट मोलासिस कहते हैं, जो डार्क कलर में होता है।
ऐसा ही इजी एग्जाम्पल आपके लिए लेने के लिए जाऊँ समझाने के लिए, तो आप चर्चा डिस्कस कर सकते हो कोल टार की। कोल टार कहाँ से निकलता है स्टूडेंट्स? ये जो क्रूड ऑयल है जिसमें से पेट्रोल बनता है, फिर केरोसिन बनता है, डीजल तैयार होता है, तो क्रूड ऑयल में से जब भी इन सब की प्रोडक्शन हो रहा है, नेफ्था भी उसमें से बनता है, नेफ्था बोलते हैं, तो उसमें से क्या निकलता है स्टूडेंट्स? कोल टार निकलता है। कोल टार यानी क्या? शुद्ध गुजराती में आपको समझाने के लिए जाऊँ तो डामर। डामर कहाँ पे यूज़ होता है? रोड बनाने के लिए। आप जो बड़े बड़े हाईवेज देखते हो, L&T कंपनी है, लार्सन एंड टोब्रो, ऐसी बड़ी बड़ी हमारी जो हाईवे की अथॉरिटी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है ऑयल मैन्युफैक्चरिंग, क्रूड ऑयल की कंपनीज है जो पेट्रोल प्रोड्यूस करती है, जैसे रिलायंस की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जामनगर में, ऑयल रिफाइनरी, अगर आपने किसी ने आप में से देखी हो, तो वहाँ पे भी क्या होता है? क्रूड ऑयल में से पेट्रोल तैयार होता है, या कोई प्रकार का एडिबल ऑयल भी बनता है, जैसे हमारे अदानी विलमार है, वहाँ पे एडिबल ऑयल जिसको आप खाने में यूज़ कर सकते हो फूड पर्पज़ के लिए, उसको हम एडिबल ऑयल भी बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा? कोल टार, डामर अपने आप बाय प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा क्रूड ऑयल में से, तो उसको भी आप मार्केट में सेल कर सकते हो। फिर फोर्थ पॉइंट, अलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, जो हमने बात की एप्रोप्रिएशन ऑफ ओवरहेड्स में। एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट यानी क्या? कि आपने खर्चा कर दिया है टोटल में, लेकिन उसको क्या करोगे? अलोकेट करोगे, जितने भी आपने की आउटकम्स है, प्रोडक्ट है, उसके ऊपर आप अलोकेट करोगे। जॉइंट कॉस्ट के बारे में थियोरी में क्या समझा रहे हैं? एट टाइम्स joint products are obtained during the same process of production and the problem of separating the joint cost arises। तो ये प्रोसेस प्रोडक्शन के ऊपर आपने जो खर्च कर दिया है, तो उसको आप सेपरेट कैसे करोगे, अलग अलग कैसे करोगे? वेरियस मेथड्स आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द कॉस्ट। इसके ऊपर पूरा बाय जो पॉइंट नंबर 3 है और पॉइंट नंबर 4 है, उसके बारे में पूरे प्रैक्टिकल सम्स दिए गए हुए हो। तो जब भी में हम सम स्टार्ट करेंगे लास्ट में यही चैप्टर के अंदर, यही यूनिट के अंदर, तभी इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस डिटेल में हम करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, जो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था, उसमें भी हमने चर्चा की थी। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट यानी क्या? कि देयर इज प्रैक्टिस इन सम फॉर्म्स टू चार्ज सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वाइल ट्रांसफरिंग फिनिश गुड्स ऑफ वन प्रोसेस टू द नेक्स्ट प्रोसेस। यानी जब भी आपका जो आउटपुट है वो एक प्रोसेस में से ट्रांसफ़र होके दूसरी प्रोसेस में जा रहा है, और तभी आप क्या करोगे? उसको कॉस्ट के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं करोगे। आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो आपकी स्ट्रेटेजी, प्रॉफिट के बारे में जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो जान ना पाए, तो आप क्या करोगे? उसका जो कॉस्ट है उसके ऊपर थोड़ा एक प्री डिसाइडेड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड करोगे, फिर क्या करोगे? उसको ट्रांसफ़र करोगे। किस में ट्रांसफ़र करोगे स्टूडेंट्स? दूसरी प्रोसेस में आप ट्रांसफ़र करोगे उसको। तो इसको हम बोलते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। तो ये थी आपकी 5 पॉइंट्स। किसके बारे में थे स्टूडेंट्स? फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यस, ये आ गया सबका फेवरेट अकाउंट्स, प्रोसेस अकाउंट, परफॉर्मा फॉर्मेट। कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स हम प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट? देखो, ज़्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं कि उनको लेजर पोस्टिंग नहीं पता है। ऐसा क्यों? जर्नल एंट्री पता है लेकिन लेजर पोस्टिंग पता नहीं होता है, क्योंकि वो अकाउंट्स का कभी पूरे का पूरा फॉर्मेट तैयार ही नहीं करते हैं। यही पूरे का पूरा अकाउंट का फॉर्मेट है। बीच में टाइटल लिखोगे अकाउंट का, टॉप लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट लिखोगे, टॉप राइट हैंड साइड क्रेडिट लिखोगे, फिर आप क्या करोगे? एंट्रीज स्टार्ट करोगे। तो जैसे ही मैंने रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया तो मैंने एंट्री क्या की स्टूडेंट्स? प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल्स अकाउंट। यानी रॉ मटेरियल, अगर मैं एग्जांपल में ऐसा बोलता हूँ कि मैंने 1000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस करवाया है प्रोसेस में एज इनपुट या रॉ मटेरियल, तो मैं यूनिट्स में 1000 लिखूंगा, और ऐसा बोलता हूँ आपको कि उसकी पर यूनिट जो कॉस्ट है वो है 10 रुपीज़, तो मैं कैसे करूँगा? यूनिट्स में 1000 और अमाउंट में कितनी आएगी स्टूडेंट्स? अमाउंट आप सबको पता है 1000 यूनिट्स इंटू 10 पर यूनिट, यानी 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आंसर मिलेगा आपको 10,000 रुपीज़। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर डायरेक्ट लेबर भी हम डेबिट साइड में शो करेंगे टू डायरेक्ट लेबर अकाउंट। फिर टू ओवरहेड्स अकाउंट, ओवरहेड्स यानी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, वो भी हम प्रोसेस में उसका खर्च करते हैं तो डेबिट साइड उसको चार्ज करेंगे। फिर है टू एबनॉर्मल गेन। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा स्टार है और सामने एबनॉर्मल लॉस में भी यहाँ पे छोटा सा स्टार आता है, रह गया है मेरे से।
तो एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस कभी भी स्टूडेंट स्टार क्यों किया, आपको सम में स्टार करने की ज़रूरत नहीं है। एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस कोई भी सम में दोनों साथ में आएंगे नहीं। वो क्यों नहीं आएंगे, उसका वाई, WHY कंसेप्ट हम आगे सीखेंगे। वो रिजल्टेंट फिगर है, या तो एबनॉर्मल गेन होगा या तो एबनॉर्मल लॉस होगा, वो हम आगे सीखेंगे। नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है, एट द रेट कॉस्ट पर यूनिट, यानी जितने में आपने कॉस्ट ट्रांसफर की होगी उतना ही आपको प्रॉफिट होगा या फिर उतना ही आपको लॉस होगा। फिर क्रेडिट साइड के ऊपर आओ, बाय नॉर्मल लॉस लिखा हुआ है। एबनॉर्मल गेन यानी असामान्य लाभ गुजराती में बोलते हैं, और नॉर्मल लॉस यानी इसकी सारी, ये देखिए टेक्निकल टर्म से आपको अब तक ऐसा लगेगा ये सर क्या एबनॉर्मल नॉर्मल सब कुछ गेन लॉस बात कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड में ही आपको एबनॉर्मल गेन क्या है वो भी हम समझेंगे, एबनॉर्मल लॉस क्या है वो भी समझेंगे, नॉर्मल लॉस क्या होता है उसकी मीनिंग समझेंगे, वो किन कारणों की वजह से होता है उसके रीज़न समझेंगे, और उसकी कॉस्ट अकाउंट में इफेक्ट क्या देंगे वो भी हम खास डिटेल में अच्छी तरीके से सीखेंगे। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोसेस कॉस्टिंग 1 और प्रोसेस कॉस्टिंग 2 यूनिट के लिए, क्योंकि ये दोनों यूनिट मिला के एकदम स्कोरिंग चैप्टर्स है। ये दोनों यूनिट मिला के आपका कितना होता है स्टूडेंट्स, पूरे का पूरा 50% कोर्स कवरेज इसमें हो जाता है। तो बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट, इफ एनी रियलाइजेबल वैल्यू, अगर उसकी रीसेल વેલ્યુ હોગી સ્ક્રેપ જેને ભંગાર કહેવાય, સામાન્ય નુકસાન એવી વસ્તુ છે કે જેને ટાળી શકાતું નથી। સચ લોસ विच आर इनहेरिटेड इन प्रोसेस एंड आर अनअवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। इसकी डिटेल में आगे हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फिर क्या दिया हुआ है, n% ऑफ नॉर्मल लॉस बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अगर कोई भी तरह के से आपको लॉस हुआ है तो आप कौन सी साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड, उसमें यूनिट और अमाउंट्स में लिखोगे। फिर इंपॉर्टेंट क्या है, बाय नेक्स्ट प्रोसेस। एक प्रोसेस में आपने डेबिट साइड पे जो सारी चीज़ें इनपुट की है वो लिखोगे, और क्रेडिट साइड में स्टूडेंट्स आप क्या लिखोगे, जितने भी तरीके से आउटपुट प्रोसेस में से जितनी भी आउटपुट होगी वो आप कहाँ पे लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे। यानी डेबिट साइड का 100% और क्रेडिट साइड का 100% दोनों का क्या होना चाहिए, टोटल सेम होना चाहिए। वो भी हम सीखेंगे आगे। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थियर MCQ में भी पूछते हैं, कॉस्ट पर यूनिट इन प्रोसेस कॉस्टिंग। एक प्रक्रिया પડતર પદ્ધતિમાં ઉપયોગમાં લેવાતી વ્યાખ્યા અથવા સૂત્ર, એકમ દીઠ પડતર शोधवा माटेનું सूत्र, तो वो कौन सा होगा, कॉस्ट पर यूनिट। पहले हम इंग्लिश में बात करते हैं, टोटल कॉस्ट माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस देखिए स्टूडेंट्स दो तरीके से होता है। अगर वेट में कमी आ गई तो आप उसको सेल नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ नॉर्मल लॉस जैसे कैसा होता है, स्क्रैप, जिसमें से स्क्रैप तैयार होता है। स्क्रैप पहले सादी भाषा में भंगार, जिसको आप आउटपुट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, वो आपका क्या है, नुकसान है। लेकिन आपको वही चीज़ कम वैल्यू में आप बाजार में उसको सेल कर सकते हो। तो नॉर्मल लॉस हुआ है और वैल्यू में हुआ है स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टोटल कॉस्ट में से माइनस करोगे, और नीचे आप क्या लिखते हो, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। अभी आपको पता है कि आप 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसमें से 1% आपको नॉर्मल लॉस होगा ही। 1% ले सकते हो, 5%, ये आपको पास्ट एक्सपीरियंस में से पता चलेगा आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में नॉर्मल लॉस कितना है। सपोज अभी हम 1% लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे, 1000 यूनिट आपने इनपुट किया, 1000 यूनिट का 1%, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, 1000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 के 2 जीरो कट डिडक्ट करोगे और 1000 में से, यानी 10 यूनिट्स, 10 इंटू 1 यानी 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स आपका क्या हुआ, नॉर्मल लॉस हुआ। तो आपको आउटपुट कितना मिलेगा, नॉर्मल आउटपुट, सामान्य उत्पादन आपको मिलेगा 990 यूनिट्स का। तो एकम दीठ પડતર, गुजराती में भी मैंने फॉर्मूला लिखी हुई है, सूत्र में लख्યું છે। कुल પડતર बात करीશું, सामान्य नुकसानની उपज किंमत जो હોય तो, अथवा આપણે ફક્ત सामान्य नुकसानને ધ્યાનમાં લેશું નહીં, જો તેની ઉપજ કિંમત अथवा વેચાણ કિંમત આપેલી ના હોય तो। फिर डिवाइड किसके साथ करोगे, तेने भागशो सेनाथी, सामान्य उत्पादन, अने काउंस में लखशो उत्पादन बाद सामान्य नुकसान। जहाँ पे स्टूडेंट्स आउटपुट लिखा हुआ हो, प्रोडक्शन लिखा हुआ हो, आप क्या मान के चलोगे कि वो यूनिट्स में ही उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। तो यहाँ पे भी अगर समझना हो तो वहाँ पे यूनिट कॉस्टिंग में जैसे हमने डिस्कस किया था, आप क्या करते थे स्टूडेंट्स, उसके फॉर्मूला टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड या प्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखिए वो चीज़ वही है,
लेकिन ऊपर क्या आ गया है, माइनस में रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, और नीचे आउटपुट तो है लेकिन लेस क्या किया है, नॉर्मल लॉस की यूनिट्स हमने लेस किए हैं। अभी आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है, यहाँ से स्टार्ट होगी, टेंशन मत लीजिए। मैंने इसके बाद वाली जो स्लाइड है उसमें गुजराती में भी लिखा है और अभी इंग्लिश में पहले चर्चा करेंगे। और ये थियरी में भी पूछते हैं नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है और एबनॉर्मल गेन क्या होता है। ये आपको बहुत ही काम आएगा, इंपॉर्टेंट है थियरिटिकल एस्पेक्ट में भी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी। जैसे मैंने बताया कि ये यूनिट 2 में भी आपको काम आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टर्म्स यूज्ड इन प्रोसेस कॉस्टिंग। टेक्निकल टर्म्स कौन से हम यूज़ करेंगे, जिसको आपने कॉमर्शियल कम्युनिकेशन में स्टूडेंट सीखा होगा। कॉमर्शियल कम्युनिकेशन में आप जो टेक्निकल टर्म्स कोई भी इंडस्ट्री के होते हैं उसको आप क्या बोलते हो, जार्गन्स। जार्गन्स, तो इसके भी कुछ ऐसे जार्गन्स है जो हम सीखते हैं। सबसे पहला है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के बारे में हम चर्चा करते हैं। सच लॉस इज अनअवॉइडेबल, यानी उसको आप टाल नहीं सकते हो। एंड इनहेरेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, वो क्या होगा, पहले से ही आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में हाजिर रहेगा, यानी आप उसको टाल भी नहीं सकते हो। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नॉर्मल लॉस और प्रोडक्शन के बीच क्या है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन એટલે સીધો સંબંધ છે। जैसे जैसे सच एज योर प्रोडक्शन विल इंक्रीज, योर नॉर्मल लॉस विल ऑल्सो इंक्रीज। क्यों? क्योंकि वो परसेंटेज में फिक्स्ड ही होता है। जैसे हमने बात की नॉर्मल लॉस, स्टूडेंट्स आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस से ही आपको पता चल जाएगा कि जब भी आपको इतना यूनिट्स का प्रोडक्शन लेना होता है तभी आप में से वहाँ पे आपके फिक्स परसेंटेज है उतना, तो आपको नॉर्मल लॉस होगा ही और होगा ही, उसको आप अवॉइड कर सकते नहीं हो। यस, मैंने आगे लिखा हुआ है, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, यानी जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, आपका नॉर्मल लॉस का लॉस भी यूनिट्स में बढ़ेगा और अमाउंट में भी बढ़ेगा ऑब्वियसली। इट कैन बी ऑलवेज वर्क आउट विथ पास्ट एक्सपीरियंस, लेकिन मेन रीज़न क्या है स्टूडेंट्स नॉर्मल लॉस का, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। फिर उसके रीजंस क्या होते हैं, ये अवॉइड हम नहीं कर सकते। क्यों नॉर्मल लॉस को अवॉइड नहीं कर सकते? एक ही लाइन में बताना चाहूँ तो वो क्या है, नेचुरल है। नेचुरल यानी कि जो आप रॉ मटेरियल यूज़ करते हो उसकी नेचुरल ફીચર ही ऐसा है, તેની પ્રાકૃતિક રચના જ તેવી રીતે થઈ હોય છે કે તેમાંથી સામાન્ય નુકસાન અથવા તેટલો તો ઘટ હાજર રહેશે અને રહેશે જ, જેને કોઈ પણ ટાળી શકતું નથી। तो रीज़न क्या थे, पहला है इवापोरेशन। इवापोरेट यानी जैसे हमने अहमदाबाद से भुज में पेट्रोल का एग्जाम्पल लिया, उतना तो इवापोरेट होगा। क्यों? क्योंकि केमिकल का नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ही होता है कि वो जब भी ट्रांसफ़र होता है या यूज़ होता है तो उतना तो इवापोरेट होगा और होगा। फिर केमिकल रिएक्शन है, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको दो केमिकल को मिलाते हो तो वो केमिकल के साथ में जोड़ने की वजह से भी उसमें कुछ लॉस हो सकता है जिसको आप टाल नहीं सकते हो। फिर आगे दिया हुआ है स्क्रैप और अनअवॉइडेबल स्पॉइलेज, जिसको आप ऐसा स्पॉइलेज, ऐसा वेस्टेज जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद दिया हुआ है स्टूडेंट्स इफेक्ट, इट इज़ जीरो फ्रॉम मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स एंगल। इफेक्ट यानी कि पहले हमने नॉर्मल लॉस का मीनिंग देखा, फिर हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, रीजंस। व्हाट आर द रीजंस फॉर विच नॉर्मल लॉस इज अफेक्टेड इन योर प्रोडक्शन प्रोसेस। फिर क्या दिया हुआ है आपको, इफेक्ट दी गई। इफेक्ट यानी ये जो नॉर्मल लॉस हुआ है उसके हम हमारे कॉस्ट अकाउंट्स में कैसे उसको चार्ज करेंगे, उसकी इफेक्ट हम कैसे पास करेंगे अकाउंट्स में। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ जीरो फ्रॉम मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स एंगल। यानी उसमें आपने प्रोडक्शन प्रोसेस में एक बार आपने गुड्स इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसके ऊपर जितना भी आपने मटेरियल लगाया हुआ होगा, लेबर का, उसने लेबर की अपनी एफिशिएंसी है वो उसके ऊपर चार्ज की होगी, लगाई हुई होगी, और ओवरहेड्स का खर्चा किया होगा, वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्क्रैप है या तो फिर वेट लॉस है। सो इट इज़ नील कॉस्ट, उसकी कोई भी कॉस्ट होती नहीं है। लेकिन बट रियलाइजेबल वैल्यू शुड बी एडजस्टेड हियर इफ एनी। अगर आपके पास एक बार आपको पता चल गया कि प्रोडक्शन में स्क्रैप हो गया है 5%, 2%, 3%, 10%, तो आप क्या करोगे, उतनी कॉस्ट आपकी कम कर दोगे। लेकिन वही स्क्रैप जो आपकी 100% फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, स्क्रैप बन के रह गया है, वही स्क्रैप को स्टूडेंट्स आप अगर बाजार में बेचने जाओगे तो गुजराती में જેને કહેવાય તમારી કાંઈ ભંગાર કિંમત
अथवा उपज किंमत तमने मळशे तो तमने ते પડતર सामे अथवा कुल खर्च सामे मजरे मळावी जोईशे. You have to attribute or discharge the value of scrap, the realizable value, the selling value of scrap to the total cost. आपने जो टोटल कॉस्ट डिफाइन की है उसमें से उतनी कॉस्ट कब कम करनी है स्टूडेंट्स आपको, अगर उसकी स्क्रैप वैल्यू, अगर वो आप जो स्क्रैप हुआ है वो उसको बाजार में बेच सकते हो तो ही आप उसकी कम वैल्यू कम करेंगे हम. फिर नेक्स्ट में जा रहा हूँ. यस, इसका गुजराती ट्रांसलेशन. प्रक्रिया પડતર पद्धति में उपयोग में लेवाता शब्दों बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये हमारी जैसे बात हुई. सामान्य नुकसान. उत्पादन की प्रक्रिया में सामान्य नुकसान अनिवार्य અને અનિવાર્ય यानी જેનું નિવારણ થઈ શકતું નથી અને સહજ રીતે પહેલાથી જ હાજર હોય છે, यानी नॉर्मल लॉस पहले से ही होता है हाजर, जैसे हमारी बात हुई. જેને ટાળી શકાતો નથી તેનો ઉત્પાદન સાથે સીધો અથવા પ્રત્યક્ષ સંબંધ છે અને આ નુકસાનના અનુભવને આધારે તેને પારખી શકાય છે, તેને ટાળી શકાતો નથી. કારણોની ચર્ચા કરેલી છે આપણે. બાષ્પીભવન છે, રાસાયણિક પ્રતિક્રિયા છે, ભંગાર અથવા अनिवार्य बगाड़ आदि. फिर असर यानी इफेक्ट क्या देंगे हम अकाउंट्स में, આપણે તેની નામામાં हिसाबी पद्धति में असर શું આપીશું. तो सबसे पहला है चर्चा कर रहे हैं हम उसकी. माल सामान मजूरी અને સિરોપરી ખર્ચાઓની દ્રષ્ટિએ તે શૂન્ય હોય છે. શૂન્ય એટલે जीरो હોય છે, તેથી તે शून्य પડતર ધરાવે છે. अगर वो इसके व्यू पॉइंट, तीनों के व्यू पॉइंट से ही जीरो होगा तो उसकी कॉस्ट भी क्या होगी स्टूडेंट, जीरो ही होगी. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आपने जितना भी खर्चा किया है वो आप फिनिश प्रोडक्ट में से जैसे आप उसको वापस रिचार्ज करते हो अपने बिजनेस में, इसको आप वैसे ही रिचार्ज नहीं कर सकते. तो पण जो तेनी उपज कीमत होय तो तेने मजरे लेवी. यानी अगर स्क्रैप हुआ है, वेट लॉस नहीं है फॉर एग्जांपल, और स्क्रैप हुआ है तो आप उसको बेचते हो बाजार में, तो आप उसकी कॉस्ट यहाँ पे ध्यान में, उसकी में से जो सेलिंग प्राइस ध्यान में होती है उसको आप रिचार्ज बिजनेस में कर सकते हो. फिर आगे बढ़ते हैं हम. यस, एबनॉर्मल लॉस. जैसे नॉर्मल लॉस अनअवॉइडेबल था स्टूडेंट्स, आप वहाँ पे उसकी कॉस्ट नील थी और वहाँ पे अगर रियलाइजेबल वैल्यू होती तो भी वो भी हम ध्यान में लेते हैं. एबनॉर्मल लॉस स्टूडेंट में क्या है, लॉस इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल लॉस, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में नॉर्मल लॉस, सामान्य नुकसान से जितने भी % ज़्यादा लॉस हो तो उसको आप क्या बोलोगे, एबनॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल लॉस स्टूडेंट्स ऐसा लॉस होता है कि जिसको आप अवॉइड कर सकते हो. जनरल लाइफ का एग्जांपल लो कि कोई आदमी है वो इतनी धूम तरीके से बाइक चलाता है तो, और उसके कंट्रोल से भी बाहर चली जाती है. अगर उसके कंट्रोल में होती है तो वो क्या है, नॉर्मल है, वो कंट्रोल में कर सकता है उसको. लेकिन वो उसके कंट्रोल में नहीं है फिर भी वो इतनी तेज़ी से बाइक चलाता है तो वो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा. हाँ, तो फिर एक्सीडेंट के चांसेस होंगे, लेकिन ये क्या है, अवॉइडेबल है. अगर वो चाहे तो बाइक अपनी स्पीड में अपने कंट्रोल में चला सकता है. तो इसकी डेफिनेशन हम सीखते हैं. लॉस इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल लॉस इज एबनॉर्मल लॉस. इट इज़ अवॉइडेबल इन नेचर. अगर आप ध्यान से प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर ध्यान से केयरलेसलेस कम करो, लेबर को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दो तो लॉस, एबनॉर्मल लॉस क्या होंगे, कम होंगे. क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नहीं होता है लॉस. ये मेन रीजंस की वजह से ज़्यादातर ये लॉस होता है. इट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड एंड प्रिवेंटेड. लॉस ये फिक्स नहीं होता है स्टूडेंट्स, ये हर बार कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा. नॉर्मल लॉस से ये अलग कंसेप्ट है. नॉर्मल लॉस में क्या था स्टूडेंट्स, परसेंटेज फिक्स था. जैसे परसेंटेज फिक्स रहेगा लेकिन वैल्यू कैसे बदलेगी, जैसे आपका प्रोडक्शन चेंज होता है वैसे आपका परसेंटेज वहाँ पे कांस्टेंट था. यहाँ पे जैसे प्रोडक्शन चेंज होगा आपकी वैल्यू और यूनिट्स चेंज होगी नॉर्मल लॉस में. इट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड एंड प्रिवेंटेड, कैन बी अवॉइडेड एंड मनी कैन बी सेव्ड. यानी यहाँ पे पैसों की बचत भी हो सकती है अगर असामान्य नुकसान या असामान्य, जिसको आप एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं, उसको अगर आपने कम किया तो आपके पैसे भी बचेंगे. इसके रीजंस क्या है एबनॉर्मल लॉस होने के स्टूडेंट्स, ये जैसे ही नेचुरल नहीं है तो ये क्या होगा, मेन रीजन के वजह से ही होगा. देखते हैं चलिए. पहला है रीजन एक्सीडेंट. एक्सीडेंट होने की वजह से क्या होता है स्टूडेंट, एबनॉर्मल लॉस होता है. अभी ध्यान से प्रोडक्शन प्रोसेस करेंगे, हमारे जो लेबरर्स है, वर्कर्स है, उसको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देंगे हम, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्सीडेंट के चांसेस कम है. दूसरी बात, केयरलेसनेस. अगर एम्प्लॉयज़ है, वर्कर्स है, आपको वो एकदम केयरलेस होके अपने काम कर रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ पे भी एबनॉर्मल लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है.
उसके बाद है इनएफिशिएंसी ऑफ लेबर। अगर ट्रेनिंग दोगे तो लेबर आपके एफिशिएंट बनेंगे। अगर ऐसे ही आपने ट्रेनिंग दी है लेकिन टू द मार्क नहीं दी हुई तो वहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, इनएफिशिएंसी बनी रहेगी और वो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेगी बच्चों, आपकी जो प्रोडक्शन है उसको अफेक्ट करेगी। फिर आगे दिया हुआ है यूज ऑफ सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स, यानी इन्फीरियर क्वॉलिटी के मटेरियल, उतरती कक्षा अथवा उतरती गुणवत्ताना मालનો उपयोग करो। अभी आपने इनपुट ही इन्फीरियर क्वालिटी का रॉ मटेरियल डाला है तो आप आउटपुट अच्छे होने की आशा नहीं रख सकते हो। तो ये सारे देखिए एबनॉर्मल लॉस के रीजन स्टूडेंट्स क्या है, मेन मेड है, लेकिन नॉर्मल में क्या था, नेचुरल था। अभी नेचुरल यानी वो कुदरत वाला नेचुरल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। नेचुरल यानी प्रोडक्शन प्रोसेस का ही ऐसा नेचर होता है कि वहाँ पे उतना लॉस तो अनअवॉइडेबल है और वो हो गए। तो लेकिन इसका इफेक्ट हम क्या देंगे, नॉर्मल लॉस में तो हमने जैसे बात की थी कि वहाँ पे नील कॉस्ट थी, इसकी कॉस्ट होती है द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट एंड अमाउंट इज एब्जॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स प्रोड्यूस बाय ધ પ્રોસેસ। જે તમે સારા એકમોનું ઉત્પાદન કરો તેના ખર્ચામાં તેનો વધારો કરી દેવામાં આવે છે। ધ વેલ્यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट और अमाउंट दोनों का आप किस में ऐड कर देते हो स्टूडेंट, प्रोसेस में ऐड कर देते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसका एक गुजराती ट्रांसलेशन, असामान्य नुकसान। सामान्य नुकसान करता अधिक अथवा વધારે नुकसानने असामान्य नुकसान કહેવામાં આવે છે। આ નુકસાનને ટાળી શકાય છે। સામાન્ય નુકસાનમાં શું હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેને ટાળી શકાતું નહોતું, તેની અને અસામાન્ય નુકસાનને તેની યોગ્ય તપાસ કરીને તેને અટકાવી શકાય છે। ખર્ચને જો તમે અટકાવો તો બીજી બાજુ શું થશે, તમારો જે નફો છે અથવા લાભ છે તે વધશે। આ નુકસાનને ટાળી નાણાંની બચત થઈ શકે છે। તેના અમુક કારણો છે જેની ચર્ચા આપણે કરેલી છે અહીંયા। અકસ્માતના કારણે થઈ શકે છે, બેદરકારીના કારણે, મજૂરની બિનકાર્યક્ષમતા अथवा उतरती कक्षाना माल सामानનો उपयोग। जैसे हमने डिस्कस किया कि તમે જે માલ સામાન દાખલ કરેલો છે શરૂઆતની પ્રક્રિયામાં તે જ ઉતરતી ગુણવત્તા અથવા ઉતરતી કક્ષાનો છે, તો તમે જે તમારો આઉટપુટ છે ઉત્પાદન મેળવો છો જે તમે દાખલ કરેલા એકમોમાંથી, તો તેમાં તમે સારા ઉત્પાદનની સારા માલની આશા રાખી શકતા નથી કે તેમાંથી તમને સારો તૈયાર થયેલ માલ મળશે એવું નથી। फिर आनी असर શું હશે નામામાં, હિસાબી પદ્ધતિમાં અસામાન્ય નુકસાનનું મૂલ્ય એકમ અને રકમને ઉત્પાદિત થયેલા સારા એકમો પેટે મજરે લેવામાં આવે છે અથવા તેની પડતર સારા ઉત્પાદનની પડતરમાં તેને જોડવામાં આવે છે। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यस, इसका लास्ट टॉपिक टर्म्स यूज्ड में एबनॉर्मल गेन इफेक्टिवनेस। आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इज मोर देन एक्सपेक्टेड आउटपुट और नॉर्मल आउटपुट इज कॉल्ड एबनॉर्मल गेन और इफेक्टिवनेस। जो आपका नॉर्मल आउटपुट है कि इतना तो आपको नॉर्मल आउटपुट यानी कौन सा स्टूडेंट्स, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 1000 यूनिट्स आपने इनपुट किया था, लेकिन वहाँ पे नॉर्मल लॉस कितना था स्टूडेंट्स, 1% था, यानी कितना हुआ था, आपने गिनती की थी 10 यूनिट्स, तो नॉर्मल आउटपुट कितना मिला था आपको 1000 माइनस 10, यानी 990 यूनिट्स का आपको नॉर्मल आउटपुट मिला था। तो उससे ज़्यादा आपको जब भी प्रोडक्शन मिलता है तो वो क्या है, 990 से ज़्यादा, तो वो क्या है आपका एबनॉर्मल गेन है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि सर हम 100% अगर इनपुट कर रहे हैं तो आपने बोला कि 1% आपका नॉर्मल लॉस है, तो 99% आपका आउटपुट होना चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है 99% ही हो, 99% से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर 99% से कम हुआ तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन तो हुआ है लेकिन एबनॉर्मल लॉस के साथ हुआ है। और अगर 99% से स्टूडेंट्स ज़्यादा हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन हुआ है लेकिन वो एबनॉर्मल गेन के साथ हुआ है। तो इसका रीज़न क्यों है कि रीज़न ऑफ इंक्रीज लेबर एफिशिएंसी। अभी आपने इसके ज़्यादातर बहुत ही कम रीज़न है एबनॉर्मल गेन के, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस के कंपैरिजन और नॉर्मल लॉस के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों, क्योंकि लेबर की एफिशिएंसी अगर ज़्यादा बढ़ गई, उसको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी, उसका आपने मोरल बूस्ट किया। आपने HRM में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सीख के आए हो मोरल क्या होता है, MORALE, MORAL और MORALE में दोनों में फ़र्क है। मोरल और मोराले साउंड करता है। तो वहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स,
अगर उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई तो आपको प्रोडक्शन प्रोसेस में वो ज़्यादा ध्यान देगा और आपको क्या मिलेगा, इंक्रीज लेबर एफिशिएंसी की वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा। फिर आगे है ओवर एस्टिमेशन ऑफ नॉर्मल लॉस। अगर नॉर्मल लॉस आपने ऐसा कर दिया कि नहीं मेरा तो 10% होगा नॉर्मल लॉस आने वाले समय में, लेकिन प्रोडक्शन हुआ 5%, तो बाकी का जो रिमेनिंग 5% का नॉर्मल लॉस है वो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन उतना ज़्यादा ही होगा। तो आप ऐसे समझोगे कि एबनॉर्मल गेन हुआ है, लेकिन आपने क्या किया है, स्टैंडर्डली सेट गलत किया है। तो उसका इफेक्ट हम क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन यूनिट एंड अमाउंट इज एडेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस। यानी जो अच्छी गुड्स यूनिट्स होंगे उसमें क्या कर देंगे, उसकी वैल्यू में हम ऐड करेंगे। एबनॉर्मल लॉस में स्टूडेंट्स क्या किया था, हमने उसकी कॉस्ट में ऐड किया था। इसमें क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन की जो आउटपुट की टोटल वैल्यू होगी उसमें हम उसको ऐड कर देंगे। ये था आपका लास्ट पॉइंट। इसके बाद आपको दिया हुआ है प्रक्रिया असामान्य लाभ अथवा नफो। उत्पादन सामान्य उत्पादन करता अधिक વધારે ઉત્પાદન મેળવીએ તેને અસામાન્ય લાભ અથવા નફો કહેવામાં આવે છે। કારણો मजूरनी कार्यक्षमता में વધારો अथवा सामान्य नुकसान अधिक अंदाज। जैसे हमने बात किया भाई कि ओवर एस्टिमेट्स कर देते हो आप, सामान्य नुकसान ने तमे વધારે आंको थवानो होय तमे एम एनी गणतरी करो कि 10% थशे मने सामान्य नुकसान आवनारा समय में उत्पादन में, पण थाय केटलो 7%। तो बाकीना जे 3% रह्या 10% मांथी 7% बाद कर्या सामान्य नुकसानना, तो बाकीना जे 3% रह्या ई शुं थशे, तमारा उत्पादन में वधारो थशे। तो इसकी असर असामान्य लाभ नफाना मूल्य एकम और रकम ने उत्पादन साथे जोड़वामां आवे छे। फिर इसके बाद यहाँ पे ये आपका थियोरेटिकल बेस पूरा हुआ। कौन सा थियोरेटिकल बेस, प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए। जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट की थियरी हम लास्ट में लेंगे जब भी उसके सम स्टार्ट करेंगे। अभी इसमें एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल बनाया है आपके लिए, यहाँ पे आपका लेक्चर एंड होता है। और देखिए एग्जाम्पल में आप देख सकते हो द रेन ऑफ नॉलेज। 3 तरह के मकान दिए हुए हैं। अभी इसमें बाउल का एग्जाम्पल एक छोटा सा आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पहला जो मकान है नंबर 1, उसमें जो बाउल है वो सीधा पड़ा हुआ है। और आपको टाइटल अगर एग्जाम्पल का मैं दूं, मैंने थोड़ा छोटा सा तैयार किया है, आपको भी अच्छा लगेगा, द रेन ऑफ नॉलेज। आप आगे समझाऊंगा इसका आउटकम क्या होता है। देखिए पहले जो हाउस है, मकान है, उसमें जो बाउल है वो घर के अंदर है, तो क्या होगा, कितनी भी बारिश हो वो बाउल भीगेगा नहीं, या उसमें पानी आएगा नहीं। फिर ऐसे ही लो सेकेंड हाउस का एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, वहाँ पे बाउल तो है लेकिन वो क्या है, घर के बाहर है, और घर के बाहर है तो वो भीगेगा लेकिन वो भराएगा, वो उसमें पानी नहीं जाएगा। ऐसा क्यों स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि वो क्या है, उल्टा पड़ा हुआ है। उल्टा पड़ा हुआ इन द सेंस देख सकते हो आप कि उसका जो माउथ है, मुंह है, वो जमीन के बल गिरा हुआ है, तो वहाँ पे भी क्या होगा, पानी भरेगा नहीं। और लेकिन लास्ट का जो हाउस है उसमें जो बाउल है स्टूडेंट्स, वो क्या है, घर के बाहर है, उल्टा भी नहीं, क्या है, सीधा है, तो उसमें क्या होगा, पूरी का पूरा जो बारिश का पानी है वो उसमें चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स के भी 3 प्रकार होते हैं। अभी इसको देखियो, मैं ये एग्जांपल को लाइफ के साथ जोड़ता हूँ, हमारे टीचर्स की लाइफ में। स्टूडेंट्स के भी 3 प्रकार होते हैं। एक देखिए, ये ऐसे फर्स्ट नंबर का हाउस में जो बाउल पड़ा हुआ है वो क्या होगा, मेरे लेक्चर में है ही नहीं, तो उसको ये जो बारिश है उसका लाभ, अभी मैं जो आपको इतना सारा सिखाया उसका लाभ उनको होगा नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं हम, जो बाउल है मकान के बाहर पड़ा हुआ है लेकिन उल्टा पड़ा हुआ है। अभी तो ये ऑनलाइन आ गया, पहले क्लास में हमको आपके चेहरे पे के ऊपर से ही पता चल जाता था कि कितना सबको पता चल रहा है, कितना नहीं पता चल रहा है। लेकिन इसका एक लिमिटेशन है कि हम सबको एक साथ इसको कवर, हम फेसेस कवर नहीं कर सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लेक्चर में तो प्रेजेंट होंगे, हम बोलते हैं ना फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट, वो क्लास में बैठे बैठे ही पूरे ब्रह्मांड की शेयर करके आता है, यूनिवर्सल टूर करके आता है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि क्लास में तो होंगे लेकिन मेंटली कहीं पे ध्यान होगा। और ऑनलाइन में तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मोबाइल में लेक्चर चालू करके अपने खुद का कुछ काम करते हैं। तो प्रैक्टिकल में भी और थियरी कोई भी हो, ऐसा कभी भी मत करना, नुकसान आपका ही होगा। और लास्ट में मुझे ऐसे स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। देखिए बाउल है वो घर में भी नहीं है, यानी मेरे लेक्चर में प्रेजेंट है, और क्या है, अटेंटिवली मेरा लेक्चर सुन रहे हैं। तो यहाँ पे उनको किसका बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट्स, द रेन ऑफ नॉलेज, यानी उसमें जो नॉलेज है वो आप गेन कर सकते हो अच्छी तरीके से। इसलिए अटेंटिव स्टूडेंट्स जो बैठेंगे उनको ज़्यादा फायदा रहेगा। तो यहाँ पे मैं मेरा सेशन एंड करता हूँ। थैंक यू ऑल, डाउट्स एंड क्वेरीज आर वेलकम। और इसके बाद ये हमारे जो 2 लेक्चर्स थे, फर्स्ट में स्टूडेंट्स हमने सिलेबस के बारे में चर्चा की, हमने
थोड़ा बेस लिया था कॉस्टिंग का। इसके बाद ये आज का जो सेकेंड लेक्चर था स्टूडेंट्स, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था आपके लिए, हमने ऐसा प्रोसेस कॉस्टिंग का थियोरेटिकल बेस लिया था। उसमें हमने लर्निंग आउटकम में 7 टोटल चीज़ें डिफाइन की थी। पहले प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है वो, उसके बारे में हमने स्टूडेंट्स चर्चा की। उसके बाद हमने क्या देखा था विद्यार्थी मित्रों, उसके बाद हमने प्रोसेस के क्या होता है वो समझा था, क्योंकि कॉस्टिंग के बारे में हम आगे सीख के आए थे प्रीवियस लेक्चर में। ये लेक्चर में प्रोसेस सीखी, उसके पहले हमने क्या सीखा था, प्रोसेस कॉस्टिंग। उसकी डेफिनेशन CAIMA ने जो दी थी, सीमा ने, एजेंसी चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट ने जो डेफिनेशन दी थी वो हमने उसके बारे में चर्चा की। इसके बाद हमने क्या सीखा था, डिफरेंस सीखा था जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग के बीच में। उसके बाद आगे हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, फिर प्रोसेस अकाउंट का परफॉर्मा देखा, फॉर्मेट देखा। इसके बाद हमने उसके फीचर्स देखे प्रोसेस कॉस्टिंग के, और लास्ट में हमने 3 टर्म्स जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट से और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो कौन सा है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, उसके बारे में भी स्टूडेंट्स हमने डिटेल में चर्चा की। जो आपको सबको ये सारी चीज़ें याद रखने की है, और मैं जब भी प्रैक्टिकल कराऊंगा तभी ये सारे आंसर्स मैं आपके तरफ से ही मुझे आने चाहिए। आप ही दोगे मुझे आंसर, क्योंकि मैं हमेशा थियरी को प्रैक्टिकल के साथ रिलेट करता हूँ, वरना उसका कोई महत्व ही नहीं रहता है। तो हम आगे भी वो डिस्कस करेंगे, और ये छोटा सा एग्जाम्पल मुझे अच्छा लगा कि आपके साथ मैं ये शेयर कर सकता हूँ। तो डाउट्स एंड क्वेरीज आर ऑलवेज वेलकम। और इसके बाद का जो स्टूडेंट्स थर्ड लेक्चर होगा उसमें अभी हम प्रैक्टिकल्स में जाएंगे। मैं एक एक्सेल में आपको प्रैक्टिकल सम्स कराऊंगा, तो आप स्केल, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, बुक्स, कैलकुलेटर, टेक्स्ट बुक, ये सब कुछ तैयार रखिएगा। मैं डायरेक्ट सम स्टार्ट करूंगा। थैंक यू ऑल।